हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कटनी की खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि कटनी जिले के सिमनाबाद में अंडरग्राउंड टनल परियोजना हादसे में 24 घंटे से ज्यादा देर तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 2 मजदूरों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल इन शवों को भेजा गया है। गोरीलाल कोल सिंगरौली जिले के चितरंगी के रहने वाले थे, जबकि सुपरवाइजर रवि मसालकर नागपुर के रहने वाले थे। दोनों ने व्यक्त किया है। आपको बता दें कि टनल हादसे में कुल 9 लोग दब गए थे, जिसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। SDRF और NDRF की टीम ने संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 7 मजदूरों को बचा लिया गया था, लेकिन 2 मजदूरों को बचाने की कवायद लगातार जारी थी, मगर देर रात दोनों ही मजदूरों के शव टनल से बाहर निकाले गए। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास बर्मन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास, कल देर शाम जब वीडियो सामने आया था तब ये लगा था कि शायद इन दोनों मजदूरों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन ये एक दुखद खबर कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों के शव बाहर निकाले गए। जी, मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि लगातार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भी वहां पर रात में जब तक लास्ट मजदूर को नहीं निकाला जा सका वहां पर रहे हैं, और लगातार वो लोग वहां मना रहे थे कि दोनों मजदूर सुरक्षित होंगे, और लगातार डॉक्टर की टीम भी वहां पे मौजूद थी, और जो भी डॉक्टर की टीम थी वो बार बार नीचे जाते हुए देख रहे थे, मगर उनको स्थिति देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मूर्छित है। मगर जैसे ही उनको बाहर निकाला गया तो जो वहाँ के प्रशासन के अधिकारी है जिन्होंने मीडिया से चर्चा की, उन्होंने खेद व्यक्त किया कि अब वो 2 मजदूर अब नहीं रहे हैं, और उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि अब मेडिकल परीक्षण और भी कराया जाएगा, लेकिन उसकी जो पुष्टि है वो मेडिकल परीक्षण के बाद ही की जाएगी। मगर वहां पे मौजूद जो अधिकारी है उन्होंने पहले ही खेद व्यक्त कर दिया था कि 2 मजदूर अब नहीं रहे। विकास, लगभग कितने बजे इनके शव बाहर निकाले गए? क्योंकि रात 11 बजे तक तो जो शव थे उन्हें निकालने की कवायद लगातार जारी थी। तो मैं आपको बता दूं, इन्हें करीबन 12:30 बजे करीब दोनों के शवों को बाहर निकाल लिया गया था। उसके बाद उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। उसके बाद फिर उन्हें तुरंत ही जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। उसी दौरान ये पुष्टि वहां पे जो SDOP मौजूद थी, उन्होंने बताया कि हमें खेद है कि 2 मजदूर नहीं रहे, लेकिन इसकी पुष्टि मेडिकल परीक्षण के बाद ही होगा। लेकिन अभी तक जो कि डॉक्टर है उनका जो शव है उन्हें पोस्टमार्टम गृह में रखा दिया गया है। इससे तय हो गया है कि दोनों की मजदूरों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, कल जिस तरह से आपने कलेक्टर से भी बात की थी और उन्होंने कहा था कि अंतिम व्यक्ति को ढूंढने तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलता रहेगा, ये अच्छी बात रही कि 7 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक दर्द एक चीज जरूर कि 2 मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। राजधानी भोपाल के सबसे VIP और व्यस्तम कहे जाने वाले न्यू मार्केट के सबवे में आग लग गई। सबवे मार्केट में आग रविवार रात 10:30 बजे के करीब लगी। वहीं आग लगते ही मार्केट में भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि घटना के समय सबवे पूरी तरह से बंद नहीं हो पाया था, जिसके चलते आग की जानकारी फायर ब्रिगेड और पुलिस को समय रहते लग गई और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अच्छी बात यह रही कि कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। वहीं आग की सूचना पर मौके पर कांग्रेस विधायक PC शर्मा भी पहुंचे। बता दें कि आग में करीब 8 दुकानें चपेट में आई हैं, तो वहीं कलेक्टर अविनाश लवानिया के मुताबिक सबवे में 2 से 3 दुकानों में आग लगी थी। शुरुआत में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट लग रहा है। वहीं नुकसान का आंकलन और आगजनी का कारण जांच के बाद ही पता लगाया जा सकेगा। सर्किट के कारण आग लगी हुई है। आपकी दुकान पहले चपेट में आई थी? पहले अपनी दुकान चपेट में आई थी, मेरे पास न्यूज आई और बाकी धीरे धीरे फिर गई है। कितनी दुकानें होंगी लगभग? 20 दुकानें नीचे सब में। कितनी दुकानें चपेट में आई है ऐसे आग की? 7-8 दुकानें लगभग। आग लगने का जो कारण प्रथम दृष्टया जो समझ में आ रहा है वो शॉर्ट सर्किट के कारण आ रहा है। जहाँ तक नुकसानी का आकलन है वो एक बार स्मोक खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही नुकसानी। धुआं जब निकले तो मास्क होना चाहिए जिससे आदमी जा सके और वहाँ ऑन द स्पॉट बुझा सके। तो मैं समझता हूँ व्यवस्था इनके पास है नहीं मास्क की। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव की खबरों की ओर।
प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में आज मतदान है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक के वोटिंग की प्रक्रिया की जाएगी। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। उत्तराखंड में 8 बजे मतदान शुरू किया जाएगा, तो वहीं गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान शुरू हो चुके हैं। तो 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में आज मतदान है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर आज मतदान होंगे, जो कि शुरू भी हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से शारित समय अवधि है। सुबह 7 बजे से ही लोग यहां पहुंचने शुरू हो गए हैं, रुझान दिखने शुरू हो गए हैं। लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो वहीं गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए भी मतदान शुरू हो गए हैं, लेकिन उत्तराखंड में 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो अब तस्वीरें भी देखिए, लोग 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और लोग 7 बजे से ही यहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण के चुनाव है। 9 जिलों के 55 सीटों पर आज लोग मतदान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में आज वोटिंग हो रही है। उत्तराखंड में जहां 8 बजे से शुरू होगा मतदान, तो वहीं उत्तर प्रदेश में और गोवा में मतदान शुरू हो चुके हैं। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाहजहांपुर की जनता का स्नेह आशीर्वाद अपनी किस्मत आजमाने के लिए पहुंचे हैं। बातचीत भी हम करेंगे, अपनी जानने की कोशिश करेंगे। क्या सोचते जनता 9वीं बार भी आपको आशीर्वाद देगी? निश्चित रूप से देगी। कितने आश्वस्त हुए विक्ट्री साइन आप दिखा रहे हैं सर? 8 बार जीत हासिल की है, 9वीं बार क्या लगता है जनता आपको स्वीकार करेगी? निश्चित रूप से स्वीकार करेगी। सर, शाहजहांपुर की 6 सीटों में से 5 बार पिछली बार कमल खिला था, लेकिन 1 सीट रह गई थी। क्या लगता है इस बार सभी सीटों पर कमल खिल पाएगा? 6 सीटें मिलेंगी। 6 सीटें। मुद्दे कौन से होंगे जनता शाहजहांपुर से चुन रही है? विकास, विकास और सिर्फ विकास। सर, इस सीट पर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन बाकी सीटों पर थोड़ी मुश्किल का सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है, लग रहा है आपको? देखिए, बीजेपी जनता के मन मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में छाई हुई है। लोग समझते हैं कि यही पार्टी ऐसी है जो प्रदेश में रूल ऑफ लॉ दे सकती है और विकास का पहिया तेजी से घुमा सकती है। अग्रवाल ने आपको चैलेंज किया कि देखेंगे सर। तो मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से ही और बड़ी संख्या में लोग पहुंचने आ रहे हैं। सहारनपुर सीट से आपको सीधे तस्वीरें भी दिखा रहे थे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आज वोटिंग की जाएगी। यूपी, उत्तराखंड और गोवा में आज मतदान होने हैं, जहां उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, तो वहीं यूपी में दूसरे चरण के मतदान आज शुरू हो रहे हैं। गोवा की 40 विधानसभा सीटों के लिए भी आज मतदान हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी दंगल जारी है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को हो चुका है। आज दूसरे चरण की वोटिंग है। ये चरण बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि जाट और मुस्लिम फैक्टर इस चरण में सबसे ज्यादा है। दूसरे चरण की 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। जयंत चौधरी के साथ आने से अखिलेश यादव की ताकत बढ़ी है, तो वहीं मुस्लिम वोटर सपा के साथ जा सकता है, लेकिन ओवैसी सियासी समीकरण को जरूर बिगाड़ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। 14 फरवरी को यूपी की दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। ये चरण बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। पश्चिम यूपी में जाट और मुस्लिम समीकरण से पार पाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। पहला चरण जाट बाहुल्य था, लेकिन इस बार मुस्लिम वोटर सामने होंगे। जयंत चौधरी के आने से अखिलेश के लिए जाट वोटरों को साधना बेहद आसान रहा, तो वहीं मुस्लिम वोटर अखिलेश के खेमे में जाते दिख रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के चलते इस वोट बैंक में सेंध लग सकती है। आइए अब आपको समझाते हैं दूसरे चरण का सियासी समीकरण आखिर क्या है। 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल में वोटिंग है। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर में भी वोटिंग होनी है। 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने 23 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में। कांग्रेस ने 21 मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव लगाया है, तो वहीं सपा और रालोद गठबंधन के 18 मुस्लिम प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं। ओवैसी ने भी 15 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। दूसरे चरण में कुल 586 प्रत्याशी मैदान में हैं।
मुस्लिम वोटर बीजेपी के पक्ष में जाएगा, इसकी संभावना कम ही दिखाई दे रही है। हालांकि सहारनपुर की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ ठेकेदार मुस्लिम बहन बेटियों का हक और उनकी आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम यूपी और रुहेलखंड की 55 सीटों में से 38 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 15 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। खास बात ये रही कि 15 में से सपा के 10 मुस्लिम कैंडिडेट जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इस बार का सियासी समीकरण क्या होगा, इसकी तस्वीर 10 मार्च को साफ हो ही जाएगी। विजय दीक्षित और रामकृष्ण शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 लखनऊ। और अब रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल आज भी यूपी में प्रचार करेंगे। झांसी समेत बुंदेलखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों में वो प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में लगातार वो चुनावी सभाएं कर रहे हैं और आज वोट मांगेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज भी उत्तर प्रदेश में ही हैं और वहां प्रचार करेंगे। झांसी के साथ ही आज बुंदेलखंड के कई विधानसभा क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे और इन क्षेत्रों में आज कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वो वोट मांगेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल का आज यूपी दौरा है, जहां पर आज वो बुंदेलखंड और झांसी क्षेत्र में प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यूपी के दौरे में हैं। यूपी के कई विधानसभा क्षेत्रों में आज वो प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज यूपी के दौरे में हैं। यूपी के कई विधानसभा क्षेत्रों में वो प्रचार करेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आज वोट की अपील करेंगे, जनता के बीच पहुंचेंगे और जनता के बीच भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में वो प्रचार करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार आज आंदोलन करेंगे। रायगढ़ में राजस्व कर्मचारियों से मारपीट के मामले में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आरआई, पटवारी और कोटवार के साथ ही हड़ताल पर जाने की बात कही जा रही है। वहीं वकीलों की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग हड़ताली कर रहे हैं। वकीलों और कर्मचारियों के बीच मारपीट का ये जो मामला है, ये इसने तुल पकड़ लिया है। उसका वीडियो भी इस वक्त आप देख रहे हैं। यही वो मुद्दा है। इसी मसले पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार आज आंदोलन इस मुद्दे पर करने वाले हैं। रायगढ़ में जिस तरह से राजस्व कर्मचारी से मारपीट हुई थी, उस मामले में प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें कि आरआई, पटवारी और कोटवार के साथ आज हड़ताल पर तमाम कर्मचारी रहने वाले हैं और जल्द ही गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन आज किया जा रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज से 6वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खोले जा रहे हैं। 38 दिन के बाद स्कूल खोलेंगे। 6वीं से 12वीं कक्षाएं आज से लगनी शुरू होंगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूलों को बंद किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से छात्र छात्राओं के स्कूलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जिस तरह से प्रदेश में कोरोना का संक्रमण काबू में है, उसे देखते हुए अब आज से स्कूल खोले जा रहे हैं। 6वीं से लेकर 12वीं कक्षाएं तक के बच्चे आज से स्कूल जा सकेंगे। और अब छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ों से आपको अपडेट कर दें। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 579 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं अगर बात करें स्वस्थ होने वाले मरीजों की, तो कल 860 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। तो एक बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत भी प्रदेश में दर्ज की गई है। तो ये एक चिंता वाली बात जरूर है कि 5 मरीजों की मौत दर्ज की गई है बीते 24 घंटे के अंदर ही। तो वहीं एक्टिव केस की संख्या की अगर बात करें तो इस वक्त ये संख्या 7,909 पर पहुंची है। 24 घंटे में 579 नए कोरोना मरीजों के साथ ही पॉजिटिविटी रेट 3.38% पर प्रदेश में पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव केस की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 60,909 पर है। तो छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़े आप देख रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 500 से ज्यादा मरीज सामने आए। वहीं स्वस्थ हुए हैं 860 मरीज। और छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश के कोरोना के आंकड़ों से आपको अपडेट कर दें। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीते 24 घंटे में 2092 नए कोरोना मरीजों की प्रदेश में पुष्टि की गई है। वहीं अब तक 10,25,891 लोग मध्य प्रदेश में संक्रमित हो चुके हैं। वहीं बात करें 24 घंटे में मृत्यु की, तो 4 मरीजों की मौत भी कोरोना संक्रमण की वजह से प्रदेश में दर्ज की गई। वहीं अब तक 10,693 संक्रमितों की कुल मौत प्रदेश में दर्ज की जा चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में कल 4,750 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए।
अब तक 9,95,470 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 19,728 पर है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ बड़ी खबरें होंगी, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ राजेश राज और भोपाल से हमारे साथ नीलम जुड़ रही हैं। राजेश, पहले आपका रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुखिया यूपी के दौरे पर है, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी के साथ और क्या कुछ छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें हैं जिस पर IBC 24 की नजर रहने वाली है? जी बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात तो यही कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आज यूपी के दौरे पर हैं और लगातार वो वहां पे चुनाव प्रचार करते रहे हैं। और खास बात ये जो छत्तीसगढ़ मॉडल है उसकी वो चर्चा यूपी के चुनाव में जमकर करते हैं। जो छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए न्याय योजना की बात हो या फिर गोबर खरीदी की बात हो, इन तमाम योजनाओं को वो वहां पे प्रोजेक्ट करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ के किसान बहुत खुशहाल हैं और अगर यूपी में कांग्रेस की सरकार आई तो कुछ इसी तरह के योजनाएं यूपी में भी लागू होगी। और इसी प्रचार के जरिए वो लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में कैंपेन करते रहे हैं। आज की भी बात करें तो झांसी और बुंदेलखंड के इलाके में उनका चुनावी कार्यक्रम है, जहां पे वो लोगों से मिलेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। दूसरी जो सबसे अहम खबर है आज प्रदेश के लिए, जिसपे पूरे प्रदेश की मीडिया की नजर रहेगी, वो है रायगढ़ के तहसील ऑफिस में जो वकीलों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई, तहसीलदार और दूसरे राजस्व कर्मचारियों के द्वारा। उस घटना के 3 दिन बीत चुके हैं और अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और उसे लेकर के आज प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में लगभग पूरा कामकाज ठप रहेगा, क्योंकि सभी कर्मचारी संगठनों ने इस घटना के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और काम रोकने का प्रस्ताव रखा है। जो तहसीलों का संगठन है कनिष्ठ राजस्व अधिकारी छत्तीसगढ़ फेडरेशन, उसने आज काम न करने का ऐलान किया है। रायपुर में भी सुबह 10 बजे कलेक्टर के साथ मिलेंगे सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और उन्हें इस घटना के विरोध में ज्ञापन सौंपेंगे और इसके बाद वो छुट्टी पे चले जाएंगे। और उसी तरह से पटवारी, राजस्व इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी हड़ताल पे रहेंगे। इन संगठनों के अलावा प्रदेश के दूसरे संगठन, जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन है, उसने भी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। साथ ही जो छत्तीसगढ़ लिपिकीय अधिकारी कर्मचारी संगठन है, उसने भी इस घटना के विरोध में और जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी को लेकर के पूरे प्रदेश भर के जिलों में हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और काम न करने का फैसला किया है। तो कह सकते हैं कि आज का दिन सरकारी कार्यालयों में लगभग काम काज ठप होने की स्थिति रहेगी। लेकिन दूसरी ओर एक अहम खबर वो प्रदेश की स्कूल शिक्षा से जुड़ी हुई, करीब 2 साल के व्यवधान के बाद फिर से 6वीं से 12वीं क्लास की जो कक्षाएं हैं वो नियमित लगने शुरू होंगी, क्योंकि इस 2 साल में बमुश्किल 2 या 3 महीने ही पढ़ाई हुई है बीच बीच में और उसके बाद क्लासेस बंद रही हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि जब कोरोना संक्रमण काबू में है तो शायद अब से रेगुलर क्लास चलेंगी, लेकिन अभी भी क्लास 1 से क्लास 5 के बच्चों को स्कूल नहीं भेजने का प्रशासन का फैसला है। लिहाजा क्लास 1 से क्लास 5 तक अभी स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन 6वीं से 12वीं के बच्चों की क्लासेस लगेंगी। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं हैं जो ऑफलाइन होनी है, इस लिहाज से भी उन बच्चों को बुलाया जा रहा है ताकि जो बचे हुए समय है उसमें बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा सके और वो कम से कम बेहतर अंक ला सके। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हैपनिंग है, जिसपे आज पूरे प्रदेश की मीडिया की नजर रहने वाली है। जी बिल्कुल, कोरोना का संक्रमण जरूर कम हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी 6वीं से 12वीं तक के बच्चों से तो IBC 24 यही आग्रह करता है कि जब आप स्कूल जाएं तो आप कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, हमारे साथ नीलम है। नीलम, अगर बात मध्य प्रदेश की करें तो क्या कुछ अहम खबरें रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। आज कई चुनावी सभाओं को वो संबोधित करेंगे बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में। हम लगातार देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड और गोवा के दौरे पर मुख्यमंत्री थे और कल से उनका उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू हो गया है। आज के बाद एक बार फिर से 18 फरवरी और 19 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
चौहान यूपी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं अगर हम दूसरी खबरों की बात करें तो आज से एक बार फिर से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की क्लासेस जो है शुरू होने जा रही है। 100% क्षमता के साथ आज से फिर एक बार स्कूल खोलेंगे। हालांकि स्कूलों को निर्देशित किया गया है कि कोविड गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन हो, इसका स्कूल प्रबंधन सुनिश्चित करे, क्योंकि अभी जो प्राथमिक स्कूल और माध्यमिक स्कूल के बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। पर मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर लगातार कम होते जा रही है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला लिया था कि बच्चों की पढ़ाई का आगे और नुकसान ना हो, वो अच्छे से अपने पेपर्स जो हैं दे सके सत्र के और आने वाले सत्र के लिए अच्छे से तैयारी कर सके। इसको देखते हुए जो है आज से स्कूल एक बार फिर से शुरू हो जाएंगे। वहीं जो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्टल्स है उन्हें भी आज से खोल दिया जाएगा ताकि बच्चों को आने जाने और रहने की परेशानी ना हो। तो आज से जो है एक बार फिर से स्कूल जो है खुलने जा रहे हैं। वहीं अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो मध्य प्रदेश में संक्रमण की दर अब बेहद कम हो गई है। 2% के आसपास संक्रमण दर पहुंच गई है। हालांकि संक्रमितों की जो मौत का आंकड़ा है वो अभी कम नहीं हो रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश में रोजाना ही 4 से लेकर 7 संक्रमितों की राज्य सरकार का कहना है कि जिन संक्रमितों की मौत हो रही है वो ऐसे हैं जिन्हें गंभीर बीमारी है। तो लोगों से यही अपील की जा रही है कि सेंसिटिव ग्रुप, खासतौर पर बुजुर्ग और बच्चे, वहीं ऐसे लोग जिन्हें कोमॉर्बिडिटी है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी भी टला नहीं है और ऐसे लोगों के ऊपर हमेशा ही जो है खतरा बना रह सकता है। तो इसलिए सावधानी रखने की बेहद ज़रूरत है और जिन्हें बूस्टर डोज लगाया जा रहा है वो अपना समय पर वैक्सीनेशन ज़रूर से करवाए। तो एक बार फिर से जो है सभी प्रतिबंध मध्य प्रदेश में घटती संक्रमण दर को देखते हुए हटा दिए गए हैं और आज से स्कूल भी एक बार गुलजार हो जाएंगे। जी तो दोनों ही प्रदेशों के मुखिया उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इससे जुड़ी भी तमाम अपडेट हम लगातार दर्शकों को देते रहेंगे और साथ ही तमाम मुद्दों पर, हर खबर पर अपडेट होते रहेंगे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चले बढ़ेंगे आगे। विंध्य प्रदेश को लेकर एक बार फिर से अब सियासत गर्म हो रही है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी अब विंध्य प्रदेश बनाने का समर्थन कर दिया है। उनका कहना है कि विंध्य प्रदेश का कौन विरोध करना चाहता है। जो सुविधाएं विंध्य को मिलनी चाहिए थी उतनी उनको मिली नहीं है। विकास का काम लगातार जारी है, लेकिन जो आंदोलन विंध्य प्रदेश के लिए किया जा रहा है उसकी सही दिशा नहीं है। कुछ लोग ही आंदोलन कर रहे हैं और इसके लिए जनता और जनप्रतिनिधियों से बात करना जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष ने विंध्य प्रदेश के लिए आंदोलन कर रहे जनप्रतिनिधियों से भी ये कहा है कि सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए आंदोलन नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि दोबारा अपनी बात को उन्होंने दोहराते हुए ये भी कहा कि विंध्य प्रदेश का विरोध में कोई नहीं है, बस इतिहास को भुलाकर वर्तमान को ठीक नहीं किया जा सकता। विंध्य प्रदेश बनेगा तो कौन विरोध करेगा उसका? जी कौन करता है? जी विंध्य प्रदेश बनने में कोई विरोध थोड़ी करता है, कौन विरोधी हो सकता है? जी पर सवाल इस बात का है कि विंध्य प्रदेश बनाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होनी चाहिए? जी हम अपने इतिहास को भुला करके वर्तमान ठीक नहीं कर सकते, इतना हमेशा याद रखना। और अब बात करेंगे खेल जगत की। इंडियन प्रीमियर लीग में 4 साल बाद छत्तीसगढ़ के प्लेयर को खेलने का मौका मिला है। नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने शशांक सिंह को 20 लाख रुपए में खरीदा है। वहीं मुंबई में जन्मे और पले बड़े शशांक का परिवार भिलाई का रहने वाला है। बता दें कि शशांक पहले वनडे और T20 टूर्नामेंट मुंबई की तरफ से खेलते थे। वहीं दिसंबर 2019 में रणजी ट्रॉफी के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की टीम से खेला था। मैं इसका श्रेय राजेश दवे जी को, विजू शाह जी को, विनय बजाज जी को और देवेंद्र बिंद्रा जी को देना चाहूंगा, जिन्होंने मेरा चयन छत्तीसगढ़ टीम में किया और मुझे मौका दिया सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे टूर्नामेंट खेलने का। अभी फिलहाल मैं गुवाहाटी में हूँ, अपने स्टेट छत्तीसगढ़ के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने आया हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ये छत्तीसगढ़ को रणजी ट्रॉफी का टाइटल जिताऊं ये साल और अच्छा परफॉर्म करूँ। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।